नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब शदीद गर्मी के तहत अहवाद की आंख खुली थी। कुछ देर वो ना समझी से कमरे में छाए घुप अंधेरे को देखती रही थी। फिर जब थोड़ी हवास बेदार हुए तो उसे याद आया कि वो कहाँ है। लाइट ऑफ होने की वजह से पंखा बंद हो गया था और कमरे में शदीद गर्मी हो गई थी, जिसकी वजह से अहवाद की आंख खुल गई थी। अहवाद ने कुफ्फ से साइड टेबल पे मोबाइल उठा के टाइम देखा, जहाँ सुबह के 2 बज रहे थे। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते, उसका रुख ऊपर की तरफ करते पंखे को घूरा था और फिर इसका सोफे पे सोए ज़ईम की तरफ ध्यान गया, जो शदीद गर्मी में भी आराम से सोया हुआ था। उसे देखते अहवाद को हैरत हुई थी, ये इतने आराम से कैसे सोया हुआ है। ज़ईम को देखते वो बुड़बुड़ाई थी, फिर कंधे उचकाते चादर खुद से हटाती बेड से नीचे उतर के सोफे की तरफ बढ़ी थी। इसका इरादा अब ज़ईम को उठाने का था, जिसे वाबदा वाले इसके रिश्तेदार थे। ज़ईम को देखते हुए बुड़बुड़ाई थी, फिर कंधे उचकाते चादर खुद से हटाती बेड से नीचे उतर के सोफे की तरफ बढ़ी थी। उसका इरादा ज़ईम को उठाने का था, जिसे वाबदा वाले उसके रिश्तेदार थे। ज़ईम ज़ईम सोफे से थोड़ी दूर खड़े होते अहवाद ने उसे आवाज़ दी थी, लेकिन उस पर कोई असर ना हुआ था। उफ, ये तो जैसे नशा करके सोया हुआ है, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। थोड़ी देर और आवाज़ें देने के बाद उसने कोफा से सोचा था। ज़ईम ज़ईम उठो। आवाज़ ने आगे फड़ के उसका कंधा हिलाया तो ज़ईम ने मंदी मंदी आंखें खोली तो मोबाइल टॉर्च की सीधा उसकी आंखों में घुसी थी, जिससे बचने के लिए ज़ईम ने आंखों पे हाथ रखा तो आवाज़ ने टॉर्च का रुख दूसरी तरफ किया था। मलका आलिया बताना पसंद करेंगी इस नौकर को इतनी रात को जगाने का तरद्दुद क्यों किया है। ज़ईम ने उठ के बैठते तंज के तीर बरसाते कहा था। लाइट नहीं है, कुछ करो। ज़ईम जो अपनी आंखों नींद से बोझल आंखें खोलने की मुश्किल कोशिश कर रहा था, उसकी बात झटके से सुनते इस तरफ देखा था। यानी इसलिए जगाया गया था इसे। आप बताना पसंद करेंगी कि मैं क्या करूं? ज़ईम ने दांत पीसते पूछा था। कुछ भी करो, बस पंखा चलाओ। एक तो यहाँ एसी भी नहीं है, ऊपर से लाइट भी ऑफ हो गई है, मैं सोऊंगी कैसे? आवाज़ ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। ये सब पहले सोचना चाहिए था ना, इतना अमीर कबीर होता मैं तो आपका एहसान क्यों लेता। ज़ईम की बात पे आवाज़ ने उसे घूरा था, जो अब सोफे से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ रहा था। ये ले। अलमारी से हाथ से चलने वाला पंखा निकाल के उसके अहवाद के हवाले किया, जिसे वो देख कम घुट ज्यादा रही थी। इसका क्या करूं मैं? अहवाद के सवाल पे ज़ईम का दिल किया अपना सर ही किसी दीवार पर दे मारे। एक नींद से बुरा हाल था, ऊपर से अहवाद के उठपटांग सवाल मजीद दिमाग घुमा रहे थे। अपने सर में मारे ताकि इसमें मौजूद दिमाग थोड़ा काम करना शुरू करे। वो ये बस सोच ही सका था। देखें, फिलहाल मैं यही अरेंज कर सकता हूँ। अपनी मदद आपके तहत खुद से हवा दें और सो जाएं। लाइट भी बस आने वाली होगी। जद का मुजाहरा करते उससे कह के वो सोफे की तरफ बढ़ा था। क्या पहले भी लाइट जाती है? अहवाद के सवाल पे ज़ईम ने दांत खिंचाए थे। नहीं, आज वापडा वालों को पता चला है कि मोहतरमा अहवाद साहिबा ने ज़ईम के गरीब खाने में अपने कदम रंजा फरमाए हैं, तो बस इसी खुशी में उन्होंने बिजली बंद की है। ज़ईम ने मीठे अंदाज में उस पर तंज किया था, जिसे सुन के अहवाद के पास जब्त करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ज़ईम को वापस लेटने ही लगा था कि अहवाद की आवाज़ फिर गूंजी थी। फरमाइए। ज़ईम का अंदाज फाड़ खाने वाला था। प्यास लगी है, उसने कहा तो ज़ईम खामोशी से बाहर निकल गया। किचन से एक ठंडी पानी की बोतल और एक गिलास लेकर वापस आया था। ये लें और अब मुझे आपकी आवाज़ ना आए, वरना अच्छा नहीं होगा। बोतल और गिलास से थमाते ज़ईम ने कहा और सोफे पर जाकर लेट गया था। अहवाद ने उसे घुरी से नवाजा और पानी पी के लेट गई थी। फिर जब तक लाइट नहीं आई थी वो सोई नहीं थी। हाथ से चलने वाले पंखे को थोड़ी देर झुलाने के बाद ही उसकी बस हो गई थी, इसलिए उसने रख दिया था। अगली सुबह अहवाद की आंख खुली तो रात की बेसुकूनी की वजह से उसका अंग अंग दर्द हो रहा था। पहले जगह की चेंजिंग की वजह से नींद नहीं आ रही थी। जब नींद आई तो लाइट चली गई। ऊपर से ज़ईम की जली कटी सुन के कुड़ती हुई सोई थी। ज़ईम का ख्याल आया तो तेजी से उठ के बैठी थी और नजरें सीधी सोफे पे गई थी, जो खाली पड़ा हुआ था। न ज़ईम था न उसका तकिया। ये देख के तशक्कुर भरी सांस खारिज करते अहवाद ने बेड क्रम के साथ टेक लगाई थी। ठीक कहा था ज़ैन भाई ने, जिन असाशात की आदी हूँ मैं, इनके बगैर रहना मुश्किल होगा। और अभी तो शुरुआत हुई है, आगे न जाने और क्या क्या देखना है। अहवाद बुड़बुड़ाई थी। कोई बात नहीं अहवाद, आदत हो गई है। फाइज के घर भी वो सहूलियात नहीं होंगी जो मैं बचपन से देखती आई हूँ। यहाँ रहने के बाद मुझे वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने खुद ही अपने आप को तसल्ली दी थी और अभी यही सोच रही थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर उसने झट से सरहाने पड़ा दुपट्टा उठा के सर पे ओढ़ा था और दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ तवक्को के ऐन मुताबिक ज़ईम ही था, जो शायद नहा के आया था, क्योंकि हाथ में पकड़े टॉवल से वो बाल सुखा रहा था। मैंने कल भी कहा था रूम में दरवाज़ा नॉक करके आया करो। वो जो अपने ध्यान में बाल सुखा रही थी, अहवाद की नागवार भरी आवाज़ सुन के उसने अपनी नज़रें बेड की तरफ घुमाई थी। मोहतरमा अहवाद साहिबा, मैंने कल भी बताया था कि ये मेरा रूम है, मैं अपने रूम में कोई दरवाज़ा नॉक करके नहीं आऊँगा। ज़ईम ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया था। मैं नहीं थी पहले यहाँ, इसलिए तुम बगैर नॉक किए आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम्हारे रूम में एक अदद लड़की रहती है, इसलिए तुम्हारा बगैर नॉक किए आना मैनर्स के खिलाफ होगा। अंडरस्टैंड? अहवाद ने उंगली उठा के उसे कहा था। ये लड़की इस घर और मेरे कमरे में किस हैसियत से आई है? ज़ईम ने सीने पे हाथ बांधे हुए उसे पूछा था। क्या मतलब इस सवाल का? अहवाद ने नासमझी से उसे देखा था। आप बताएं, ये लड़की किस हैसियत से यहाँ मौजूद है? उसकी बात को नज़रअंदाज करते ज़ईम ने दोबारा पूछा था। तुम्हारी बीवी की हैसियत से। काफ़ी देर चुप रहने के बाद उसने नज़रें चुराते हुए जवाब दिया था। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और इसके बावजूद आप चाहती हैं कि मैं दरवाज़ा नॉक करके आया करूँ? एक इस्तज़ाइया मुस्कान चेहरे पे लिए ज़ईम ने कहा था।
मुझे बाद में कोस लीजिएगा, पहले उठकर फ्रेश हो जाएं। ये ना हो कि फिर कोई दुल्हन देखने आ जाए। इसकी बात काटते ज़ईम ने दुल्हन पे जोर देते हुए कहा था। इसे घूरते हुए आवाज़ उठ गई थी और अलमारी से एक बिल्कुल सा सादा सूट निकाल कर और टॉवल लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। ज़ईम ने कुछ कहना चाहा था लेकिन फिर चुप हो गया और आईने में देखता अपने बाल बनाने लगा था। आवाद नहा के वापस आई तो ज़ईम सोफे पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। आवाद ने अपने बाल सुखाने थे, जो कि ज़ईम की मौजूदगी में से मुश्किल ही लग रहा था। ड्रायर भी नहीं था, टॉवल के साथ ही सुखाने थे जैसे भी सुखाने थे। उसे वो बाहर जाने का बोलना चाहती थी लेकिन जानती थी फिर कोई उल्टा जवाब देगा, इसलिए खामोश थी। अभी वो इसी कश्मकश में थी कि दरवाज़ा खटखटा के अम्मा अंदर आई थी। उनके हाथ में नाश्ते की ट्रे थी। ज़ईम इन्हें देखते अपनी जगह से खड़ा हुआ और उनकी तरफ बढ़ा था। अरे अम्मा, आपने क्यों तकल्लुफ़ किया? हम बाहर आकर आपके साथ ही नाश्ता करते। उनके हाथ से नाश्ते की ट्रे लेकर सोफे पर रखते आगे पड़े टेबल पर रखी। ज़ईम ने कहा था, नहीं हमेशा तुम हमारे साथ ही नाश्ता करते हो, आज यहीं कर लो। अम्मा मुस्कुराते हुए बोली तो ज़ईम भी मुस्कुरा दिया था, जबकि आवाद ने एक बेजार नज़र दोनों माँ बेटे पर डाली थी और दूसरी नाश्ते की ट्रे में, जिससे पराठे, हाफ फ्राई, अंडा, अचार, पानी और लस्सी का जग था। ट्रे को देखते आवाद की आंखें चमकी थीं। कल रात से ज़ईम ने उसे सुनाए जा रहा था और अब उसे हिसाब बराबर करने का मौका मिला था। ये क्या है? आवाद की आवाज़ सुन के दोनों ने उसकी तरफ देखा था और फिर उसकी नज़रों के ताक़ुब में नाश्ते की ट्रे को देखा था। नाश्ता है? और क्या है, नज़र आ रहा है आपको? ज़ईम ने संजीदगी से कहा था, ये ऐसा नाश्ता तुम जैसे लोग करते होंगे। मैं तो सुबह नाश्ते में बस ब्रेड, जैम और एक गिलास दूध लेती हूँ। उसकी बात सुन के अम्मा का चेहरा फीका पड़ गया था, जबकि ज़ईम का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था। उन दोनों के चेहरे देख के आवाद अंदाज़ा लगा सकती थी कि तीर निशाने पे लगा है। मुझे नहीं पता था बेटे, वरना मैं नहीं लेकर आती, अम्मा ने अफसुदगी से कहा था। अरे मेरी प्यारी अम्मा, आपके हाथ के पराठे तो कोई दुश्मन भी ना छोड़े, इतने लजीज होते हैं। ये तो फिर आपकी बहू है, ज़रूर खाएगी। आप जाके देखिए नाश्ता नोशा कर रही है। ज़ईम ने उनके कंधे पे गिर्द बाजू फैलाते हुए इत्मीनान दिलाया था और उनका ध्यान बटाने के लिए अनुषा का सहारा लिया तो अम्मा सर हिलाती कमरे से निकल गई थी। ये क्या बदतमीजी थी? उनके रूम से निकलते ही ज़ईम ने गुर्रा के पूछा था। आवाद ने हैरान होकर उसका ये रूप देखा था। बदतमीजी नहीं, बस अपनी पसंद बताई है मैंने तो। आवाद ने कंधे उचकाते हुए कहा था, ये कोई तरीका नहीं अपनी पसंद बताने का। आपको जब तक यहाँ रहना है मैं आपकी कोई डिमांड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपने मेरी अम्मा और बहन के साथ ज़रा भी बदतमीजी की तो ये याद रखिएगा, आप मेरे निकाह में और आपको तमीज़ अच्छी तरह सिखा सकता हूँ मैं। सख्त लहजे में बोलते बोलते आखिर में ज़ईम का लहजा मायने खेज हुआ था। धमकी दे रहे हो मुझे? आवाज़ डरी हुई तो थी मगर जाहिर ना होने दिया था। नहीं, समझा रहा हूँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अपनी माँ और बहन की उदासी और उनकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आइंदा ध्यान रखिएगा। ज़ईम ने उसे वार्निंग दी थी। चले अब आए नाश्ता करें। ज़ईम ने सोफे की तरफ कदम बढ़ाए तो आवाज़ भी मरे मरे कदमों से उसकी तकलीद में जा रही थी। शादी का हंगामा सर पड़ चुका था और हर कोई अपने मामूल की ज़िंदगी पे वापस आ चुका था सिवाय आवाद के। उस दिन के बाद से उसने कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। वजह ज़ईम की धमकी भी थी और उसकी तरबियत भी थी। उसे हमेशा बड़ों का अदब एहतराम करना सिखाया गया था। उस दिन ज़ईम से बदला लेने के चक्कर में वो अम्मा से बदतमीजी तो कर गई थी, लेकिन बाद में गिल्ट भी हुआ था, जिसके तहत उसने झिझकते हुए माफ़ी भी मांग ली थी। अनुषा भी कॉलेज से लीव पे थी। अभी तक उसकी सर्जरी का जख्म मुंदमल नहीं हुआ था, इसलिए अभी भी उसका इलाज जारी था। उसे लग रहा था उसका ये साल ज़ाया हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर वो दोबारा एडमिशन लेगी। अहवाद भी अभी तक यूनी से लीव पर छुट्टियों पे ही थी, तो अक्सर उसका मूड होता वो अनुषा से बात कर लेती, वरना ज़्यादातर कमरे में ही पाई जाती थी। बस खाने के वक्त ही वो बाहर आती थी या जब लाइट ऑफ हो जाती तो तब बाहर आती थी। चूँकि यूनी से वो शादी की छुट्टियां ले चुकी थी, इसलिए थोड़ी मुतमईन थी, लेकिन जल्द ही वो अपनी इस रूटीन से उकता गई थी और यूनी जाने का सोच ही रही थी। रात को ज़ईम खाने के बाद कमरे में आकर रजिस्टर खोल के बैठ गया था। अहवाद भी वहीं मौजूद थी, इसलिए उसने ज़ईम से बात करने की ठानी थी, क्योंकि लाना और छोड़ना तो उसी ने ही था ना। मुझे यूनी ज्वाइन करनी है दोबारा। अहवाद की बात सुन के ज़ईम ने सामने पड़े रजिस्टर से सर उठा के उसे देखा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? उसे मुसलसल अपनी तरफ देखते पाकर अहवाद ने अबरू चुका के पूछा था। मोहतरमा, मैं अगर इतना अमीर होता कि ये सब अफोर्ड कर सकता तो मुझे ना ही अपनी बहन के इलाज के लिए आपसे पैसे लेने पड़ते और ना ही आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ती और ना ही सबकी नज़रों में गिरता। उसकी बात सुन के अहवाद ने दांत पीसे थे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर ज़ईम, कि मेरा सेमेस्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ और इस सेमेस्टर की फ़ीस पहले ही पे हो चुकी है, इसलिए ये सेमेस्टर तो मैं पूरा कर सकती हूँ और नेक्स्ट सेमेस्टर तक शायद मैं यहाँ हूँ ही ना, इसलिए अपनी गरीबी की दास्तान सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों के जवाब में ज़ईम कुछ देर खामोश रहा था। अब क्या हुआ? उसे चुप देखकर अहवाद ने बेजारी से पूछा था। ठीक है, आप तैयार हो जाइए, सुबह मैं आपको छोड़ आऊँगा। ज़ईम ने बात खत्म की और दोबारा रजिस्टर पे झुक गया था। खड़ूस कहीं का। अहवाद बुड़बुड़ाती बेड पे जाकर कंफर्टर सर तक ओढ़ के लेट गई थी। ज़ईम ने एक नज़र उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया था। अगली सुबह अहवाद यूनी के लिए तैयार होकर आई तो ज़ईम गेट के बाहर बाइक स्टार्ट करके खड़ा था। अहवाद ने दंग नज़रों से उसे देखा था। वो आज तक बाइक पे नहीं बैठी थी। ये क्या है? अहवाद ने हैरानी से पूछा था। हेलीकॉप्टर, ज़ईम ने भी दांत पीसते जवाब दिया था। जवाब बना अहवाद उसे घूरा था। मैं इस पे कभी नहीं बैठूंगी, मैं आज तक कभी बाइक पे नहीं बैठी। अगर मैं गिर गई तो? अहवाद ने खौफजदा होकर कहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि 2-4 हड्डियाँ टूट जाएंगी, अल्लाह को प्यारी आप फिर भी नहीं होंगी।
ज़ईन के तंज पे अहवाद उसे घूर कर देखा था। देखें मोहतरमा, अगर आपको जाना है यूं ही तो बैठे, मेरे पास बस यही है। अगर नहीं जाना तो मर्जी आपकी। अब आपके अब्बा हजूर जितना अमीर तो नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरे पास अल्लाह दीन का चिराग है जिसे रगड़ूंगा और इसमें से जिन निकलेगा और आपकी डिमांड्स के मुताबिक मैं इससे गाड़ी मंगवा लूंगा। उसे हनूस खड़े देख के ज़ईन ने एक और तंज किया था। मैं इस पे बैठूंगी कैसे? अहवाद रूहानसी हुई थी, बंदर की तरह छलांग लगा के। ज़ईन ने जल के कहा तो अहवाद ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा था। देखो मेरी बात, मुझे कुछ नहीं देखना। आपने अगर यूं नहीं जाना है तो बैठे, नहीं तो मर्जी आपकी, मैं जा रहा हूँ डेरे पर। ज़ईन ने कहते हुए बाइक थोड़ी सी आगे बढ़ाई थी। रुको, आ रही हूँ। अहवाद ने उसे रुकने का कहा तो ज़ईन ने बाइक रोकी। अहवाद आगे बढ़ के डरते डरते बाइक पर बैठी थी। बैग को गोद में रखते बिल्कुल चौकन्ना होकर बैठी थी। अहवाद के बैठते ही ज़ईन ने बाइक की फुल स्पीड पर छोड़ दिया था, जिससे डर के अहवाद ने सख्ती से उसके कंधे पर हाथ जमाया था। ज़ईन ने चौंक कर उसके हाथ को देखा था। उसका चेहरा वो देख नहीं सका था, जिससे डर साफ लिखा हुआ था। प्लीज़ आहिस्ता चलाओ बाइक, उसे हनूज इसी स्पीड पर बाइक चलाते देखकर अहवाद ने तकरीबन चीखते हुए कहा था। देखिए मोहतरमा, ये आपके बाबा साई की लैंड क्रूजर नहीं है जो गाँव से शहर तक का फासला मिनटों में तय करने। वो 4 पहियों वाली गाड़ी थी और ये 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल है। अगर आप टाइम पे छोड़कर वापस भी आना है मुझे, तो इसी स्पीड पे बाइक चलानी होगी, क्योंकि आपको शहर छोड़ने के अलावा भी मेरे बहुत से काम हैं। ज़ईन की बातें सुन के अहवाद का दिल किया उसके कंधे पे रखे हाथ को उसकी गर्दन तक पहुंचाते, उसका गला दबाते। उसकी बातों का ये असर हुआ कि अहवाद मुंह फुला के चुप हो गई थी और साथ ही साथ आयतल कुर्सी का वेट भी शुरू कर दिया था ताकि वो बाहिफात यूं नहीं पहुंच सके। रुको रुको बाइक रुको। अभी वो गांव के खारजी रास्ते पे पहुंचे ही थे कि अहवाद चीखी थी। ज़ईन ने जल्दी से बुखलाते एक झटके से बाइक लगाई थी कि उसके इस तरह ब्रेक लगाने पे अहवाद बेसाख्ता ज़ईन के साथ टकराई थी। इस लम्हे को दोनों के दिल की धड़कन तेज हुई थी, मगर दोनों ने ही इसको नज़रअंदाज किया था। क्या हुआ? बाइक क्यों रुकवाई है? ज़ईन ने गर्दन पीछे मोड़ते उससे पूछा था, जो उसके सवाल का जवाब देने के बजाय थोड़ा सा आगे जाकर किसी के सामने रुकी थी। ज़ईन की नज़रों ने उसका ताक़ुब किया तो वहाँ कोई और नहीं वकास था। कैसे हो डियर कज़न, तुम मेरी शादी में नहीं आए और ना ही मुझे शादी की मुबारकबाद दी है। अहवाद ने मासूमियत से वकास से पूछा था, जो अपनी गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा उसे ही घूर रहा था। तुम्हें मुबारकबाद देती है मेरी ज्योति, और मैं सोच भी नहीं सकता था कि अहवाद चौधरी का मयार इतना गिरा हुआ होगा कि इसकी पसंद एक कमी कमीन होगा। वकास की हकारत से भरपूर आवाज़ इतनी ऊंची ज़रूर थी कि ज़ईन के कानों तक पहुंच सके, और उसकी सुर्खी पड़ती रंगत बता रही थी कि वो सुन चुका है। मेरे मयार को छोड़ो, तुम सोचो तुम्हारा मयार क्या है। तुम्हारी बचपन की मंगेतर ने तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी रचा ली। अहवाद ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। ओफ, क्या करूं मैं इनका, खुद तो चली जाएंगी मगर जाते जाते मेरे गले में वकास नामी ढोल डाल जाएंगी। वकास का गुस्से से चेहरा सुर्ख देखकर ज़ईन बुड़बुड़ाया था और बाइक बंद करते उसे वहीं खड़े करते इन दोनों की तरफ खड़ा था। मेरे मयार को छोड़ो, तुम मेरा मयार देखना है तो ये देखो कि मैं अभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र कर रहा हूँ, जबकि तुम तो गाड़ी से बाइक पे आ गई हो और जल्द ही बाइक से गधा गाड़ी पे भी आ जाओगी। वकास का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था, जिसे सुन के अहवाद को आग ही लग गई थी। चले अहवाद, यूनी के लिए देर हो रही है, ज़ईन ने अहवाद के कंधे पर बाजू फैलाते कहा था, जबकि वकास को उसे साफ नज़रअंदाज किया था, क्योंकि उसे वो कुछ कहकर मजीद मुसीबत अपने गले में नहीं ले सकता था। जहाँ उसकी इस हरकत पे वकास को तप चढ़ी थी, वहीं अहवाद उसकी जुर्रत पे शौक में आ गई थी और उसे कुछ बोला ही नहीं गया था। और इसको गनीमत जानते ज़ईन उसे लिए बाइक की तरफ बढ़ा था। बाइक के पास लाते उसने अहवाद के गिर्द से अपना हाथ हटाया और बाइक में बैठते उसे स्टार्ट किया था, लेकिन इस दौरान अहवाद अभी तक शौक की कैफियत में ही खड़ी थी। अहवाद, बैठे, देर हो रही है। ज़ईन की आवाज़ सुन के वो होश में आई थी और एक खूनख्वार नज़र उस पर डालते बाइक पे बैठ गई थी। वकास की शोला ज्वाला बनी नज़रों ने दूर तक दोनों का पीछा किया था और पूरा रास्ता उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। यूनी के आगे ज़ईन ने बाइक रोकी तो अहवाद ने बाइक से उतरते दोनों हाथ सीने पे बांधते ज़ईन को घूरा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ज़ईन ने उसकी नज़रों से मुकम्मल अनजान बनते पूछा था। किस खुशी और किस हक से आपने मुझे छुआ? उसके अनजान बनने पे उसके गुस्से में शिद्दत इजाफा हुआ था। खैर, खुशी तो कोई नहीं थी, और रही बात हक की तो उसे रहने ही दें, क्योंकि मेरे जो हकूक हैं वो आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। आखिरकार 2 दफ़ा निकाह हुआ है हमारा, ज़ईन ने उसके गुस्से को खातर में ना लाते हुए कहा था। शट अप, गुस्से से सुर्ख पड़ती वो चीखी थी। फिलहाल मुझ पे गुस्सा करने से बेहतर है अंदर जाएं, आपको भी देर हो रही है और मुझे भी। इंशाल्लाह टाइम पे लेने आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज़। अपनी बात खत्म करते ही ज़ईन बाइक को किक मारते उसके बगैर सुने वहां से चला गया था। अहवाद भी पाँव पटकती यूनी के अंदर चली गई थी। ज़ईन जब डेरे पे आया तो अपने मामूल से काफ़ी लेट हो चुका था। बाइक खड़ी करके अंदर आया तो चौधरी हशमत की नज़रों से शर्मिंदा होते उसने जल्दी से सलाम छाड़ा था, जिसका जवाब उन्होंने बस सर हिला के दिया था। देर से आने की वजह उन्होंने संजीदगी से 2 टोक लहजे में पूछा था। साईं, वो अहवाद बीबी को यूनी अभी वो मजीद कुछ कहता कि चौधरी हशमत ने हाथ उठा के उसे मजीद बोलने से रोका था। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस तुम वक्त पे यहाँ चाहिए हो। आज पहली और आखिरी दफ़ा ये गलती माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा अगर देर हुई तो अच्छा नहीं होगा, चौधरी हशमत ने कहा तो ज़ईन ने सर हिला दिया और फिर खामोशी से रजिस्टर लाते उन्हें इस महीने के जो खर्चे हुए थे उन सब का हिसाब बताने लगा। यूनी में आकर उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया था। एक क्लास के बाद दूसरी फ्री थी और वो अपनी मखसूस जगह पे बैठी पिछले सारे लेक्चर्स देख रही थी जो उसने अपनी क्लास फेलो से लिए थे। वो अभी देख ही रही थी कि फ़ायज़ उसके पास आकर बैठा था। शादी कैसी गुजरी? फ़ायज़ के सवाल पे फोल्डर पे फिसलती अहवाद की नज़रें थमी थी। उसने आंखें उठा के उसे देखा था। इस सवाल का मतलब?
उसने संजीदगी से पूछा था। सादा सा सवाल पूछा है, इसमें मतलब कहाँ से आ गया? उसने भी सवाल के जवाब में सवाल किया था। फाइज, तुम अच्छी तरह जानते हो कि शादी कैसे हुई है, तो मैं नहीं समझती तुम्हें ऐसा कोई सवाल पूछना चाहिए था। फाइज को कहते उसने दोबारा अपनी नजरें फोल्डर पे जमाई थी। उसने तुम पे अपना कोई हक तो नहीं जमाया ना? कुछ देर खामोश रहने के बाद फाइज ने नजरें चुराते एक और सवाल पूछा था। फाइज के सवाल पूछने पर अहवाद का चेहरा गुस्से से और हया से लाल हुआ था। फाइज, क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं करना? मत करो, मगर मुझसे इस किस्म के घटिया सवाल मत करो। अहवाद दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी। देखो अहवाद, तुम मुझे भी तो समझने की कोशिश करो। अगर मर्द के लिए अपनी मनपसंद औरत को किसी और की दस्तरस में देखना आसान होता तो मैं हर रोज ये सोच के अंगारों पे लौटता ना कि तुम किसी और का हक हो। फाइज के लहजे में बेबसी और जलन दोनों का आंसर था। तुम्हें इस किस्म की सोचें पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये शादी बस कॉन्ट्रैक्ट पे हुई है, और ज़ईम को मैं बचपन से जानती हूँ। वो कभी अपनी बात से नहीं मुकरेगा। अहवाद ने दो टोक लहजे में कहते उसकी परेशानी दूर की थी। अहवाद, तुम नादान हो, तुम नहीं जानती मर्द की साइकी को। जब एक औरत पे मर्द पूरा हक रखता हो, एक छत तले रहते हो, वो कब तक इस औरत के वजूद से नजरें चुरा सकता है? फाइज की सुई बस एक जगह ही अटक गई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब दिमाग ठिकाने आए तब आके मुझसे बात करना। फिलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ से। अहवाद गुस्से से उसे कहते वहां से उठ गई थी। पीछे वो बेबसी से उसकी पुश्त देखता बैठा रह गया था। वो कैसे उसे समझा सकता था कि वो क्या महसूस कर रहा था? इसके लिए इस बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसकी मनपसंद औरत किसी और मर्द की दस्तरस में है। उसने काफ़ी दफ़ा खुद को ये दलील दी थी कि ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसे सुकून नहीं आ रहा था। ज़ईम ने शदीद मसरूफ़ होने के बावजूद टाइम पे ध्यान नहीं रखा था कि उसे अहवाद को यूनी से पिक करने जाना था। चौधरी हशमत के मूड को देखते वो उनके पूछने से झिझक रहा था, लेकिन पूछना भी ज़रूरी था। साईं, मुझे शहर जाना है, तो क्या मैं जाऊँ? ज़ईम ने ठहर ठहर कर पूछा। नहीं, बहुत काम है यहाँ, उन्होंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। साईं, ज़रूरी है जाना, पहले भी तो जाता था, ज़ईम ने बेबसी से कहा था। उसकी बात के जवाब में चौधरी हशमत ने जिन नज़रों से देखा था वो शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ गया था। साईं, मजबूरी है, मैं इन्हें अकेला वहाँ छोड़ नहीं सकता। आप जानते हैं आजकल के हालात। ज़ईम की बात ने उन्हें भी सोचने पे मजबूर किया था। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो कभी उसको नुकसान पहुँचते हुए नहीं देख सकते थे। जाओ, उन्होंने इजाज़त दी थी। वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करते शहर के लिए निकल गया था। चौधरी हशमत के दिल में आया कि उसे कह दें गाड़ी ले जाए, लेकिन अना आड़े आ गई थी। बाइक फुल स्पीड पर छोड़ने के बावजूद भी वो यूनी जब पहुंचा तो अहवाद की क्लासेस का टाइम खत्म हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और वो गुस्से और गर्मी में जल भुन चुकी थी। एक फाइज के सवालों और दूसरा गर्मी ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था, और ज़ईम की शक्ल देखते मज़ीद गुस्सा भड़का था। वो ज्वालामुखी बनी उसकी तरफ बढ़ी थी। अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? उसके पास पहुंचते अहवाद ने तकरीबन गुर्राते हुए कहा था। आपसे निकाह के बाद आपके अब्बा हजूर का मैं लाडला नहीं रहा कि जब मर्जी मुंह उठा के चला आऊँ। अभी भी उनकी मिन्नतें करके आया हूँ, और ऊपर से मैडम भी मुझ पर ही भड़क रही हैं। ज़ैन का इरादा कोई भी मरम्मत निभाने का नहीं था। मैं मजीद आपकी कोई गोहर अफशानी भी नहीं सुन सकता। बैठे, जल्दी मुझे वापस जाके आपके अब्बा हजूर के दरबार में पेश होना है। उसके मुंह खोलते देखकर ज़ैन तेजी से बोला तो वो उसे घूरते हुए मुंह फुलाए बाइक पे बैठ गई थी। घर पहुंचते उसे गेट पे छोड़ते ज़ैन वापस डेरे पे चला गया था। आज उसने घर खाना खाने के लिए भी नहीं रुकना था। अहवाद भी एक नज़र उसे एक घूरी से नवाजती गेट खोल के अंदर दाखिल हो गई थी। दिन सुस्त रवि से गुजर रहे थे। हर कोई अपने मामूलाते ज़िंदगी में मसरूफ़ था। अहवाद का ये रवैया सबके साथ अच्छा अगर नहीं था तो बुरा भी नहीं था। वो बस अपने काम से काम रखती थी। किसी से भी घुलने मिलने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की थी। अनुषा के जो अपनी भाभी को लेकर अरमान थे वो सारे अहवाद के रवैये की वजह से थरे के थरे रह गए थे। जब वो बात करती तो अनुषा भी कर लेती थी। अहवाद के सर्द रवैये की वजह से उसने कभी खुद से उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। ज़ैन ये सब देख कर भी खामोश था, क्योंकि उसके ख्याल में ये एक किस्म से उसके लिए अच्छा ही था। ना ही अहवाद घर में किसी के साथ अटैच होगी और ना ही उसके जाने के बाद उसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वो भी मामूल के मुताबिक का ही एक दिन था। ज़ैन रात को थका हारा घर आया था। कुछ देर अम्मा और अनुषा के पास बैठने के बाद वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। फाइज, मैं तुमसे कितनी दफ़ा कह चुकी हूँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मेरे और ज़ैन के दरमियान कुछ भी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो ये शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई है, तो बार बार इसकी बात दोहराने का फ़ायदा? अंदर से आती अहवाद की वसीली आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलता उसका हाथ हैंडल पे थमा था। उसने गर्दन घुमा के पीछे देखा था जहां अम्मा और अनुषा बैठी हुई थी। उसके देखने पर उन दोनों ने भी उसे देखा था, तो ज़ैन ने बस एक मुस्कुराहट पास की थी और दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। देखो फाइज, वो अभी मजीद कुछ कहती कि ज़ैन को अंदर दाखिल होते देखकर उसने कॉल कट कर दी थी। ये क्या हो रहा था? उसके सर पे पहुंचते ज़ैन ने सद लहजे में सवाल पूछा था। अहवाद ने चंबे से उसे देखा था कि किस लहजे में वो बात कर रहा है। क्या मतलब है इस बात का? अपनी हैरत पर काबू पाते अहवाद ने तेवरी चढ़ा के उसे देखा था। यूनिवर्सिटी में क्या कम पढ़ती हो बातों के लिए, जो घर में भी
पीसीओ बनाया हुआ है। ज़ईम का लहजा हनूस सर था। इसकी बात अहवाद के तो सर पे लगी और तलवों पे बजी थी। मिस्टर ज़ईम अपनी हद में रहो, अहवाद गुस्से से चीखी थी। मैं अपनी हद में ही हूँ, आप ज़रा अपनी आवाज़ नीची रखें। मेरे घर में सिर्फ आप ही नहीं, मेरी माँ और बहन भी हैं, और आपकी इस बेहतियाती का इन पर क्या असर पड़ सकता है, ये सोचा है आपने? उसके दोनों बाजू पकड़ते ज़ईम ने गुर्रा के कहा था, तुम्हारी माँ और बहन का ठेका नहीं उठा रखा मैंने, और मैं करूँगी फायज से बात। आज तो रूम में की है, आइंदा इन दोनों के सामने बैठ के करूँगी। कर लो जो करना है तुमने। अहवाद का लहजा बदतमीजी और खुदसरी से भरपूर था। उसकी बातें सुन के ज़ईम को शदीद तैश आया था। अहवाद, अब आप अपनी हद से बढ़ रही हैं। उसने अहवाद के बाजुओं पे गिरफ्त मजीद सख्त करते दबे दबे लहजे में कहा था, मैं नहीं चाहता था कि इन दोनों की आवाज़ कमरे से बाहर जाए। हाँ, बढ़ रही हूँ तो क्या कर लोगे तुम? अहवाद ने गोया उसे चैलेंज किया था। ज़ईम ने शदीद गुस्से के आलम में उसे पीछे बेड पे धक्का देकर एक घुटना बेड से टिकाकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथ जमाए थे, जबकि अहवाद उसकी इस हरकत पर खौफजदा होती उसे देख रही थी। उसने उसका ये रूप पहली दफ़ा देखा था। अगर मैं मजबूर हूं तो मेरी मजबूरी को कमजोरी मत समझे, वरना नताइज की जिम्मेदार आप खुद होंगी। उसकी खौफजदा आंखों में अपनी सुर्ख आंखें गाड़ते हुए कहा था। वरना क्या कर लोगे तुम? उसने खौफजदा होने के बावजूद हमेशा की तरह जुबान चलाना फर्ज समझा था। वरना? ज़ईम तंजिया हंसी हंसा था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हुए आपको असल बीवी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसकी मायनी खेज बात पे उसके रंग में सुर्खियां खुली थी। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।